हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पे एंड अलावेंसेस। वर्क से रिलेटेड पेमेंट्स हमने देखे हैं, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट के मेंबर्स होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स होंगे, उनका पेमेंट किस तरह से होगा ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पोर्शन होगा। देन देयर इज़ प्रिपरेशन ऑफ बिल्स, जो पे एंड अलावेंसेस के बिल्स होंगे उनके प्रिपरेशन का प्रोसीजर क्या होगा। देन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे एंड अलावेंसेज, द प्रोसीजर टू हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द पे एंड अलावेंसेज, मतलब जो डीडीओ होगा वो किस तरह से पे और अलावेंसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग द एम्प्लॉयज़। उसके बाद होता है नेक्स्ट इज स्पेशल अरेंजमेंट टू प्रिवेंट डिले, मतलब क्या अरेंजमेंट किए जाएंगे सो दैट टाइमली पेमेंट किया जा सके। एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शन टू अकाउंट ऑफिसर, जो भी सैंक्शन होगा पे एंड अलावेंसेज से रिलेटेड उसको अकाउंट ऑफिसर को कम्युनिकेट करने का क्या प्रोसेस है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये कहा गया कि इफ़ नॉट चार्ज टू वर्क, मतलब अगर पे एंड अलावेंसेस वर्क पे चार्जेबल नहीं है, वर्क पे चार्ज नहीं होना है, और साथ ही साथ इफ़ एडवांस इज नॉट पेबल बाय पे एंड अकाउंट ऑफिसर। हमने कैश में पढ़ा था कि पे एंड अकाउंट ऑफिसर कैसे एडवांस पेमेंट करता है। तो अगर उसके थ्रू एडवांस का भी पेमेंट नहीं होना है किसी भी एम्प्लॉय को, तब जो पेमेंट होगा दैट कैन बी मेड थ्रू चेक्स, वो चेक ड्रॉ करके पेमेंट किया जा सकता है। और दूसरी बात इसमें ये कहा गया कि जो सैंक्शन ऑफ एडवांस होगा किसी भी बिल पे, अगर कोई अमाउंट एडवांस में सैंक्शन किया जाना है तो इट कैन बी डन बाय काउंटर साइन ऑन बिल। जो कंपिटेंट अथॉरिटी अगर चाहे तो उस बिल पे एडवांस के लिए सैंक्शन काउंटर साइन कर देगा बिल पे और एडवांस सैंक्शन कर देगा। तो ये हुआ इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बिल्स। सबसे पहला इसमें ये कहा गया कि डीओ इज ट्रीटेड एज हेड ऑफ ऑफिस। जो पेमेंट होगा पे एंड अलावेंसेस का, उसके लिए जहाँ जहाँ हेड ऑफ ऑफिस कहा जाएगा उसमें हेड ऑफ ऑफिस का जो ड्यूटीज़ हैं उसको डीओ परफॉर्म करेगा। तो इस पर्टिकुलर थिंग के लिए डीओ को हेड ऑफ ऑफिस ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है सेपरेट बिल्स फॉर, ये 3 कैटेगरीज हैं जिनके लिए अलग बिल बनेगा। मतलब नॉर्मल बिल से इसके लिए आपको हमेशा अलग बिल बनाना है। पहला कैटेगरी है डेबिटेबल टू डिफरेंट वर्क। अगर ऐसे चार्जेस हैं जो अलग अलग वर्क पे डेबिट होने हैं अल्टीमेटली, तो उनको आपको अलग अलग बिल में शो करना है। एक ही बिल में 2 वर्क के चार्जेस को एक ही बिल में आपको नहीं प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज पर्सनल्स टू हुम इंडिविजुअल चेक इज टू बी इशूड। अगर ऐसे लोग हैं आपके स्टाफ में जिनको किसी भी रीज़न से आपको इंडिविजुअल चेक इशू करना है, तो उन सब का भी बिल अलग अलग बनेगा। एंड थर्ड कैटेगरी इज ग्रुप डी स्टाफ। जो ग्रुप डी स्टाफ हैं उनके पे एंड अलावेंसेस का बिल भी आपको अलग से बनाना है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट कहा गया है दैट बिल फॉर टेम्पररी एंड परमानेंट स्टाफ मे बी प्रिपेयर्ड टुगेदर। टेम्पररी और परमानेंट स्टाफ के जो पेमेंट के बिल्स हैं, पे एंड अलावेंसेस के बिल्स, उसको अगर आप चाहें तो एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला ये कि फॉर परमानेंट स्टाफ ओनली सैंक्शन स्ट्रेंथ इज शोन। आपको परमानेंट स्टाफ के लिए केवल सैंक्शन स्ट्रेंथ शो करना है, लेकिन फॉर टेम्पररी स्टाफ डेट एंड नंबर ऑफ सैंक्शन ऑल्सो। मतलब जो टेम्पररी स्टाफ है उनका जब भी आप पेमेंट का बिल बनाएंगे पे एंड अलावेंसेस का, तो आपको उनका डेट एंड नंबर ऑफ सैंक्शन भी बताना है। मतलब जिस डेट को और जितने नंबर में सैंक्शन हुए होंगे टेम्पररी पोस्ट, उस सैंक्शन का नंबर और डेट भी आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन वाइज डिवीज़न इफ़ कन्वीनियंट। अगर कन्वीनियंट है तो हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनको सेक्शन वाइज कैटेगराइज करके आपको हर सेक्शन का अलग बिल प्रिपेयर करना है। ये आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है, अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इफ़ पे फॉर पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब एक कंप्लीट मंथ के पे एंड अलाउंसेस नहीं हो रहे हैं बल्कि एक मंथ के किसी पार्ट के लिए पेमेंट हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है, आपको पीरियड शुड बी शोन। अब जो पीरियड है, जिस पीरियड के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, वो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आपको किसी पर्टिकुलर मंथ के पूरे महीने का पेमेंट करना है, पूरे मार्च का पेमेंट करना है, तो आपको पीरियड बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो केवल एक पार्ट के लिए, तब आपको बताना पड़ेगा कि दिस पेमेंट इज़ फॉर 1 मार्च टू 15 मार्च, और या जब भी पीरियड होगा वो आपको बताना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे यह है कि नेम एंड डेजिग्नेशन एक्सेप्ट ग्रुप डी ऑफिसर्स। जो भी बिल प्रिपेयर करेंगे उसमें आपको नेम एंड डेजिग्नेशन होना है, लेकिन ग्रुप डी ऑफिसर के लिए इसमें एक्सेप्शन है। आप उसके लिए आपको नेम और डेजिग्नेशन सबका अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ बिल में इसके बाद ये है कि इफ़ डीओ इज़ ऑथराइज्ड फॉर पेमेंट, अगर डिविजनल ऑफिसर पेमेंट करने के लिए ऑथराइज्ड है, तो इसमें सबसे पहले ये कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच प्रिपेयर्स द बिल। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है वो बिल प्रिपेयर करेगा, और बिल जब वो लोग प्रिपेयर करते हैं तो वो लोग मेंटेन करते हैं बिल रजिस्टर इन फॉर्म GAR 9।
GAR गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स का फॉर्म नंबर 9 है, उसमें बिल रजिस्टर प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद ये जो बिल प्रिपेयर किया गया उसको प्रेजेंट किया जाता है अकाउंट डिवीज़न को, और अकाउंट डिवीज़न का जो हेड होगा वो होगा डिविजनल अकाउंटेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ने बिल प्रिपेयर किया और बिल को प्रेजेंट कर दिया अकाउंटिंग डिवीज़न को, और उसका हेड है डिविजनल अकाउंटेंट। अब क्या होगा, जो अकाउंटिंग डिवीज़न है वो उसको रिक्वायर्ड चेक्स जो भी चेक करना है उस बिल में, वो चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग डिवीज़न की है। और उसके बाद लास्ट में कहा गया पेमेंट बाय चेक। अब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी स्टाफ हैं, उनको पेमेंट करना है बाय चेक। तो अगर एम्प्लॉय को चेक से पेमेंट करना है तो जो एम्प्लॉय है, जो पेई है, उसके नाम पे चेक ड्रॉ होगा। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय या स्टाफ डिज़ायर करता है, वो कहता है कि उसको कैश में पेमेंट चाहिए, तो जो ऑफिसर है वो सेल्फ चेक ड्रॉ करेगा अपने नाम पे और कैश विड्रॉ करने के बाद उसको बाय कैश पेमेंट करेगा। इसके बाद ये जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है, ये सेम प्रोसेस एप्लीकेबल होगा टीए और एलटीसी के लिए, बस ये है कि पे और टीए के जो बिल्स होंगे वो अलग अलग बनेंगे। इसके बाद आगे ये कहा गया कि बिल्स एट द काउंटर ऑफ PAO, जो बिल्स पे एंड अकाउंट ऑफिसर के थ्रू पास होते हैं, उसके थ्रू जाते हैं, वो अल्टीमेटली दैट आर केप्ट बाय पे एंड अकाउंट ऑफिसर, वो पे एंड अकाउंट ऑफिसर के पास ही रहेंगे। लेकिन DO इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासिफिकेशन। उस बिल में जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल लिखना होगा, ये बताने के लिए कि वो जो अमाउंट है कौन से हेड में जाएगा, ये सारे डिटेल्स लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविजनल ऑफिसर की होगी, सो दैट हम ये क्लासीफाई कर पाएँ कि जो बिल है वो पर्टिकुलर किस हेड से पर्टेन करता है। नेक्स्ट इसमें कहा गया कि इफ़ बिल्स आर पेड बाय DO, पहला वाला पे एंड अकाउंट ऑफिसर के थ्रू हो रहा था, लेकिन अगर DO के द्वारा पे किया जाना है तब क्या होगा, दिस आर इनकॉर्पोरेटेड इन द मंथली अकाउंट ऑफ द डिवीज़न। इसके बाद लास्ट में कहा गया कि कॉस्ट ऑफ स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट फॉर लैंड एक्विजिशन, किसी भी वर्क के लिए अगर हम लैंड एक्वायर करते हैं, हम ज़मीन खरीद रहे हैं और उसके लिए हमने स्पेशल स्टाफ रखा हुआ है, तो ये जो स्टाफ होगा, स्पेशल स्टाफ लैंड एक्विजिशन के लिए, उसके पे और अलावेंसेस दैट आर डेबिटेड टू द वर्क, जिस वर्क के लिए हम लैंड एक्वायर कर रहे हैं तो उस स्टाफ का पे एंड और अलावेंसेस का जो चार्ज है वो उस पर्टिकुलर वर्क पे डेबिट होता है। इसके बाद ये कहा गया कि इमोल्यूमेंट्स अप टू डेट ऑफ ट्रांसफ़र, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र होता है, तब उसके पे एंड अलावेंसेस कैसे, उसका क्या प्रोसेस होगा। तो जब भी किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र होगा तो जिस डेट तक वो पुराने ऑफिस में है, उस डेट तक का जो इमोल्यूमेंट्स हैं उसका बिल जब तक वो ट्रांसफ़र में प्रोसीड नहीं करता तब तक उसका बिल ड्रॉ नहीं करना है। इमोल्यूमेंट्स अप टू डेट ऑफ ट्रांसफ़र नॉट ड्रॉन बिफोर प्रोसीडिंग टू द ट्रांसफ़र, जब तक वो ट्रांसफ़र में प्रोसीड नहीं करता, जाता नहीं है ट्रांसफ़र में, तब तक उस पर्टिकुलर डेट तक का इमोल्यूमेंट्स का जो बिल है वो ड्रॉ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि इमोल्यूमेंट्स फॉर होल मंथ कैन बी ड्रॉन एट न्यू अपॉइंटमेंट, जो पूरे महीने का इमोल्यूमेंट्स हैं वो नए स्टेशन पे, जिस स्टेशन पे वो जा रहा है उस स्टेशन पे उसको ड्रॉ किया जा सकता है। और इसमें एक चीज़ और है कि एलोकेशन शुड बी स्पेसिफाइड। अब ये जो एलोकेशन है, मतलब पुराने जो स्टेशन था उसमें कितना उसका एलोकेशन होगा उसके पूरे पेमेंट का, और नए स्टेशन में कितना एलोकेशन होगा वो स्पेसिफाई होना चाहिए कि इस टोटल पेमेंट में से इतना अमाउंट पुराने स्टेशन पे एलोकेट होगा और इतना अमाउंट नए स्टेशन पे एलोकेट होगा। इसके बाद लास्ट पे सर्टिफिकेट, जब भी किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र होगा तो जो पुराना उसका स्टेशन है, पुराना उसका ऑफिस है, वहाँ पे उसका लास्ट पे सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है। और एक सर्टिफिकेट जनरेट किया जाएगा, उनको लास्ट पेमेंट कौन सा और कितना मिला था, और उसमें ऑल डिटेल्स ऑफ एलोकेशन, उसमें सारे डिटेल्स होंगे एलोकेशन के, सो दैट जो नया ऑफिस है, जो नया ऑफिस का DDO है, वो क्लियरली उसको नोट कर सके। इसमें लास्ट पॉइंट ये कहा गया कि नो ड्रॉल एट ओल्ड स्टेशन वंस LPC इज़ इशूड, पुराने ऑफिस ने एक बार अगर लास्ट पे सर्टिफिकेट इशू कर दिया, उसके बाद उस ऑफिस में, पुराने ऑफिस में उस एम्प्लॉय का पेमेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। अब उसका जो पेमेंट है वो नए ऑफिस पे ही ड्रॉ किया जा सकता है। प्रिपरेशन ऑफ बिल्स के बाद हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे एंड अलावेंसेस में। सबसे पहले इसमें बताया गया एक्नॉलेजमेंट के बारे में कि जब भी हम पे या अलावेंसेस का पेमेंट करेंगे तो हम एक्नॉलेजमेंट लेंगे। तो उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इफ़ पॉसिबल ऑन ऑफिस कॉपी ऑफ द बिल, अगर पॉसिबल है तो ऑफिस कॉपी में लेंगे, बिल के ऑफिस कॉपी में हम
एक्नॉलेजमेंट लेंगे। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है देन एक्विटेंस रोल GAR फॉर्म नंबर 24 फॉर्म होता है GAR 24, इसमें हम उसका एक्विटेंस रोल होता है, इसमें एक्नॉलेजमेंट लेंगे जो होता है कंसोलिडेटेड एक्नॉलेजमेंट। जितने भी लोग हैं सबका कंसोलिडेटेड एक्नॉलेजमेंट हम GAR फॉर्म नंबर 24 में लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि ये जो हमने एक्नॉलेजमेंट लिया, चाहे वो बिल की ऑफिस कॉपी में हो या फिर एक्विटेंस रोल में हो फॉर्म नंबर GAR 24 में, इन दोनों ही तरह के एक्नॉलेजमेंट को पे एंड अकाउंट ऑफिसर को भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको फ्यूचर के लिए डिवीज़न में संभाल के रखा जाएगा। नेक्स्ट इसमें ये कहा गया कि कैश ड्रॉन फॉर पे एंड अलाउंसेस, जैसा हमने पढ़ा था कि अगर कैश में पेमेंट करना है तो हम सेल्फ चेक ड्रॉ करते हैं, कैश निकाल लेते हैं और उसको कैश में पेमेंट करते हैं। तो अगर ऐसा कैश विड्रॉ किया गया है कैश पेमेंट के लिए, पे एंड अलाउंसेस के लिए, तो क्या करना है, नॉट टू बी मिक्सड विद डिविजन्स कैश। डिवीज़न का जो बाकी का कैश है उसके साथ इसको मिक्स नहीं करना है। डिवीज़न का जो बाकी कैश है उसको अलग रखना है और पे एंड अलाउंसेस के जो कैश है उसको अलग रखना है। दो फॉर्म इसमें प्रिपेयर करना है, एक है GAR 3 कैश बुक, इसमें इसकी एंट्री करनी है, और दूसरा होता है GAR 25 अनडिसबर्स्ड पे एंड अलाउंसेस। तो जो अनडिसबर्स्ड पे एंड अलाउंसेस होंगे उसके लिए होता है GAR फॉर्म नंबर 24। एक्चुअली इसका रजिस्टर होता है, इसमें भी इसकी एंट्री करनी है। इसके बाद इसमें आगे ये है कि अनडिसबर्स्ड पे एंड अलाउंसेस हैं उनकी एंट्री होगी अगेंस्ट ईच बिल। मतलब एक बिल में जो अमाउंट पास हुआ है उसमें जो भी अमाउंट बच गया अनडिसबर्स्ड, उसकी एंट्री उस बिल में कर दी जाएगी, और जब उसका सब्सिक्वेंट पेमेंट होगा, बाद में जब उसका पेमेंट होगा तो उसकी एंट्री की जाएगी फॉर्म नंबर GAR 25, फिर से रजिस्टर ऑफ अनडिसबर्स्ड बैलेंसेस, और GAR फॉर्म नंबर 3 कैश बुक, इन दोनों में फिर से उसकी एंट्री की जाएगी अगर जो अनडिसबर्स्ड बैलेंस है उसका बाद में हम उसको सब्सिक्वेंटली पेमेंट करते हैं। इसके बाद है रजिस्टर GAR 25 जो हमने अभी पढ़ा, रजिस्टर ऑफ अनडिसबर्स्ड बैलेंस, उसका एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाएगा, और ये प्रिपेयर किया जाता है इफ़ अनडिसबर्स्ड फॉर 3 मंथ। मतलब कोई भी अमाउंट अगर 3 महीने तक अनडिसबर्स्ड है और उस रजिस्टर में शो हो रहा है तो उसको 3 महीने के बाद उसका एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाना है। और इसके बाद इसमें ये लिखा हुआ है कि बिल रजिस्टर होता है जो GAR फॉर्म नंबर 9 में, इट इज़ मंथली रिव्यू बाय गैजेटेड ऑफिसर। बिल रजिस्टर होगा फॉर्म नंबर 9 में, GAR फॉर्म नंबर 9 में उसका मंथली रिव्यू किया जाएगा और ये करेगा कोई गैजेटेड ऑफिसर। इसके बाद है स्पेशल अरेंजमेंट्स टू अवॉइड डिले। पे और अलाउंसेस में डिले को अवॉइड करने के लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं। सबसे पहले ये कहा गया कि टू अवॉइड डिले, मान लीजिए आपका कोई ऑफिसर हेडक्वार्टर में प्रेजेंट नहीं है, यहाँ से बहुत दूर कहीं वो वर्क कर रहा है और उसको पेमेंट मिलने में आपको लगता है कि डिले हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आइदर आप उसको मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं या फिर जो नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ से उसको DD में भी पेमेंट कर सकते हैं, उसको डिमांड ड्राफ्ट में भी पे कर सकते हैं। और जब भी डिमांड ड्राफ्ट में पे किया जाना है कहीं भी, तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि उसका कॉस्ट किस पे होगा। तो इस कंडीशन में जब हम उसको DD में पेमेंट करेंगे तो उसका कॉस्ट गवर्नमेंट उठाएगा, उसका जो डिमांड ड्राफ्ट का कॉस्ट है वो गवर्नमेंट पे करेगा। इसके बाद इसमें कहा गया कि इफ़ अर्जेंट एडवांस इज रिक्वायर्ड ट्रांसफ़र ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर किसी ऑफिसर का पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है और उसको अर्जेंट एडवांस चाहिए, तो आपके पास पूरा प्रोसेस करने के लिए टाइम तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे, आपको उसको एडवांस देंगे मेड फ्रॉम इम्प्रेस्ड और टेम्प्ररी एडवांस। आपके पास जो इम्प्रेस्ड या टेम्प्ररी एडवांस होगा उसमें से उसको आप एडवांस दे देंगे। और ये जो एडवांस आप उसको दे रहे हैं, इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज फाइनल ट्रांजेक्शन, इसको फाइनल ट्रांजेक्शन आपको नहीं मानना है, इसको आपको टेम्पररी एडवांस ही मानना है। ये भी आपको ये मानना है कि इसको केवल आपने एडवांस दिया है, उसको आपने फाइनल पेमेंट एज उसका पेमेंट या उसका सैलरी आपने नहीं किया है, आपको केवल उसको टेम्पररी एडवांस कंसिडर करना है। इसके बाद हम आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, जो है कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शन टू अकाउंट ऑफिसर। जो भी सैंक्शंस होंगे, मान लीजिए आपने कोई टेम्पररी पोस्ट सैंक्शन किया, क्रिएट किया, या फिर कोई ऑलरेडी पोस्ट क्रिएटेड था उसको आपने एबोलिश किया, ख़त्म किया, या फिर परमानेंट पोस्ट में कोई चेंज हुआ, तो ये जो सैंक्शन होंगे इसके लिए क्या कहा है, ऑल सैंक्शंस ऑफ पोस्ट टू अकाउंट ऑफिसर। पोस्ट से रिलेटेड कोई भी चेंज करते हैं आप नए पोस्ट क्रिएट करते हैं या जो ऑलरेडी क्रिएटेड पोस्ट थे उसको ख़त्म करते हैं, या किसी भी तरह का चेंज होता है, तो इसको आपको भेजना है पे एंड अकाउंट ऑफिसर को, जो अकाउंट ऑफिसर है उसको आपको सेंड करना है। और लास्ट में कहा गया कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस, अगर एक स्टाफ का
एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में ट्रांसफ़र भी हो जाता है तो इट इज़ ऑल्सो सेंट टू अकाउंट ऑफिसर बाय द सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। ये जो एक स्टाफ का एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में ट्रांसफ़र हुआ उसका इंफॉर्मेशन भी आपको अकाउंट ऑफिसर को प्रॉपरली भेजना है। तो ये हुआ पे एंड अलावेंसेस। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद।